वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल लगातार आपके पास सेट प्रैक्टिस दरोगा बिहार दरोगा का जा रहा है और आज आपका सेट का छठा सेट है। कंप्लीट साइंस का सामान्य ज्ञान का यानी 20-20 क्वेश्चन करके जा रहा है आपके पास और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन है, पूछने की संभावनाएं हैं, पूछा जा चुका है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सेट लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए हम लोग सेट पे बात कर लेते हैं। चलिए, सेट है आपके पास। प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कोशिका में कितने प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो आपको याद होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक कोशिका अंग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कोशिका अंग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिका अंग कहते हैं हम लोग। सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाया जाने वाला है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद खास बात याद रखिएगा कि इसके पास अपना डीएनए होता है। क्या होता है? अपना डीएनए होता है। और बात ये याद रखिएगा कि ये राइबोसोम से जुड़ा हुआ होता है। राइबोसोम से जुड़ा होने के कारण ये प्रोटीन बनाने का भी काम करता है। जिस कोशिका को लगता है कि अब हम प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कारगर हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए, कोई दिक्कत? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेम्ब्रेनस होता है, झिल्ली होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, द्वितीय झिल्ली होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। और इसके दो पार्ट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने पार्ट? दो पार्ट। कौन कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लिपिड्स बनाता है। लिपिड्स बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड्स। ठीक है, चलिए, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये राइबोसोम से अटैच होता है। और जब आप जान ही गए कि जब कोई चीज़ राइबोसोम से अटैच होगा तो क्या बनावेगा, क्योंकि राइबोसोम को जाना जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम क्या है? ये प्रोटीन बनाता है। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट हो गए। कौन कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनावेगा? लिपिड्स बनावेगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक कोशिका अंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो उनके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, चलिए, तो 2 हो गया। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके पास, क्या है? निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? देखिए, यूकैरियोटिक कहते ही उसको जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप हो। क्या हो? न्यूक्लियस वेल डेवलप हो। और हमारे पास पेड़ पौधा यानी पेड़ भी जो है मल्टी सेलुलर और एनिमल मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ को कहते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर। यानी वैसा ऑर्गेनिजम्स, वैसा जीव जंतु जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होगा उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक से बना होगा, एक कोशिका का बना होगा तो उससे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, चलिए, पेड़ पौधा जो होता है तो पेड़ पौधा के अंदर जो पाया जाता है, पेड़ के अंदर आप जानते हैं क्या क्या पाया जाता है? बोलिए। पेड़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। ठीक है, उसके बाद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसके, यानी ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है तो इसको जो घेरे रखता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक को जो घेरे रखता है उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यूकैरियोटिक की बात कर रहा तो ये प्रेजेंट होगा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक की बात कर रहा तो वेल डेफिनिट न्यूक्लियस होगा, वहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कोशिका का शक्ति किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और ऊर्जा का करेंसी किसे कहा जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है। कितने कहा जाता है? और हमारे पास जो एटीपी बनते हैं, कितना एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी, ये याद रखिएगा। चलिए, अगला क्या है? न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज। हाँ, जब यूकैरियोटिक है तो ये तीनों होगा। देखिए, इसके बारे में पढ़िए। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन प्लांट्स। नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है, एनिमल में नहीं पाया जाता। और यहाँ कह रहा है कि एब्सेंट है, तो यही आपका गलत हो जाएगा फीचर्स। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आइए हम लोग। अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है? तो देखिए, ऑक्सीजन किसमें उपस्थित नहीं है तो इसका फॉर्मूला पहले जानिए। सिलिकेट्स का फॉर्मूला होता है SiO2। SiO2 देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है? है। कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CO3। क्या इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है?
पायराइड्स का फॉर्मूला होता है FeS2, क्या होता है Fe, इसमें ऑक्सीजन आपका नहीं है तो यही आंसर आपका हो जाएगा पायराइड्स। पायराइड्स में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। पायराइड्स का फॉर्मूला लिख लीजिएगा फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए। स्पीडोमीटर क्या करता है? देखिए स्पीडोमीटर जो होता है ये स्पीड को मेजर करता है। क्या इसका? स्पीड का। कैसा स्पीड? मतलब क्विक समय में इंस्टेंटेनियस स्पीड को, यानी आप विद इन सेकेंड के अंदर जो चेंजिंग आता है उसी स्पीड को क्या करता है? ये मेजर करता है। यानी उसको, यानी सेकेंड, यानी लिटिल टाइम में जो चेंजिंग आया, जो परिवर्तन आया, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो ऑडोमीटर हमारे पास डिस्टेंस के लिए है, स्पीडोमीटर हमारा डिस्टेंस का मापन करता है। और कैसा स्पीड माप करेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड को माप करेगा, ये याद रखिएगा। यहीं से आपसे, अगर आपसे पूछ दिया जाता ऑडोमीटर, क्या पूछा जाता? ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर जो है वो डिस्टेंस का है, स्पीडोमीटर जो है हमारा, स्पीडोमीटर जो है वो आपका स्पीड से है। राइट, चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। स्पीड का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात यह रखिए स्पीड के बारे में क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी है, मतलब क्या कहेंगे इसको? अदिश राशि है, अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। बताया जाए तो बहुत बहुत बातें बताई जा सकती है। आइए अगला प्रश्न पे। यदि किसी पिंड पर निरंतर बल लगाया जाए तो क्या होगा? अगर कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए, जैसे मान लीजिए इस पे एक ही जैसा बार बार बल लगाइएगा तो क्या होगा? एक ही जैसा खसकेगा आगे की ओर, एक ही जैसा खसकेगा आगे की ओर। एक ही तरह का खिसकना, यानी एक ही तरह के चाल से बाहर आगे की ओर बढ़ना, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने स्कूल विद्यालय को देखा होगा, उस विद्यालय में पढ़ने वाले हर एक व्यक्ति का एक अपना यूनिफॉर्म होता है। और वही यूनिफॉर्म, यानी पता चल जाता है कि जब कोई बच्चा, कोई बालक या बालिका बाहर की ओर नजर आते हैं और यूनिफॉर्म मुझे पता होता है कि इस विद्यालय का यूनिफॉर्म ये है, तो हम उस ड्रेस को देख करके बता देते हैं कि ये बच्चा इस विद्यालय का है। राइट, यानी यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक जैसा दिखे। जब एक कांस्टेंट बल लगाइएगा तो एक समान चाल से ये आगे की ओर खिसकेगा, यानी आगे खिसके या पीछे। अगर आप पीछे से लगा तो आगे जाएगा, अगर आगे से लगा तो ये पीछे जाएगा। राइट, यानी एक समान चाल से खिसके, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। अब जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma। F बराबर ma होता है। मास किसी बॉडी का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। जब एक जैसा हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। यूनिफॉर्म एक जैसा होगा। राइट, चलिए तो यानी हमारा जो मूव तो करेगा, लेकिन कैसा करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यानी एक समान त्वरण के साथ आगे की ओर यानी गति करेगा। अगर हम कांस्टेंट बल अप्लाई करते हैं, स्थिर बल अप्लाई करते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट जो है एक समान त्वरण की से आगे की ओर बढ़ेगा। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका क्या है? चलिए अगला प्रश्न है आपका। यदि किसी नरम तने वाले पौधे को नमी वाले दिन की सुबह तेज ब्लेड से उसके तने के आधार से क्षैतिज रूप से काटा जाता है तो कटे हुए तने से घोल की बूंदें टपकने लगते हैं, ये कहलाता है रूट प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? रूट प्रेशर, जड़ की दाब की वजह से ऐसा होता है, टपकने लगता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, रूट प्रेशर। चलिए गटेशन क्या होता है? गटेशन वाटर का लॉस होना, पत्ती वाला भाग से, पत्ती का यानी जो बीच वाला, उसको मिडरिप कहते हैं। मिडरिप से, यानी पत्ती के मिडरिप से जो पानी का लॉस होता है उसी को हम लोग कहते हैं गटेशन। और गटेशन ऑल्सो नॉन एज ब्लीडिंग, यानी गटेशन को ही हम लोग ब्लीडिंग भी कहते हैं। जैसे आपका कोई पार्ट कट गया और वहां से ब्लड का ड्रॉप आना, क्या कहते हैं आप उसको? अपनी भाषा में ब्लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, पत्ती से पानी का लॉस होना, क्षति होना, वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। चलिए आपके प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन का जो 6 नंबर है, इसका करेक्ट आंसर आपका आया रूट प्रेशर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? देखिए केवल पादप मतलब प्लांट्स में, यानी कोशिका अंग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले को हम लोग कोशिका अंग कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है।
सेल वाल जो है एनिमल में नहीं होता है, क्योंकि सेल वाल जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब आंधी या तूफान आए तो आप आंधियों का सामना नहीं करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा उस आंधी का सामना करता है। उस आंधी से सामना करने के लिए उसके पास सेलवाल होते हैं, और हम आंधी का सामना नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास सेलवाल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति के बारे में एक याद ये रखिएगा कि प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और एक सेल्यूलोज जो होता है कितना ग्लूकोज के बराबर होता है? 6000 ग्लूकोज के बराबर होता है। कितना? 6000 ग्लूकोज के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। हम लोग जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर कल्पना कीजिए कि इस धरती पे अगर मानव सेल्यूलोज को पचाने में कामयाब होता तो कोई मानव भूखा नहीं मरता, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या, पहले के जो लोग हुआ करते थे वो पचाया करते थे। उसका एक उदाहरण है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। आज अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं रह गया। पहले अपेंडिक्स क्या करता था? एक सेल्यूलोज सिक्रीट करता था। क्या करता था? नहीं, सेल्यूलोज सिक्रीट नहीं, सेल्यूलोज को पचाने का काम करता था। लेकिन आज अपेंडिक्स एक अपवाद बनकर रह गया है, क्योंकि मानव क्या सेल्यूलोज खाना बंद कर दिए, अब पचेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पचाने के लिए लॉट ऑफ यानी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया चाहिए। और थोड़ी सी हमारे अगर शरीर के अंदर जीवाणु की बैक्टीरिया की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यानी सेल वाल जो है ओनली पेड़ पौधा में पाया जाता है, पेड़ में पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता है। यानी जानवरों में, एनिमल में नहीं पाया जाता। मानव की बात नहीं करें, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पाया जाता है दोनों में। लाइजोसोम दोनों में पाया जाता है। यानी लाइजोसोम जो होता है, देखिए गोल्गी बॉडी जो होता है, गोल्गी बॉडी का जो नाम है एनिमल में नाम है गोल्गी बॉडीज, प्लांट्स में नाम है डिक्टोयोसोम। क्या नाम है? डिक्टोयोसोम। यानी आपसे प्रश्न पूछा कि कौन नहीं जो है पादप का अंगक है, तो ओनली सेल वाल यानी कोशिका भित्ति जो है पादप का अंगक है। ये याद रखिए कि पेड़ पौधा का सेल वाल जो होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और एक सेल्यूलोज कितना ग्लूकोज के बराबर होता है? 6000 ग्लूकोज के बराबर होता है, राइट। चलिए, अगर यहीं से पूछ दिया जाए, अगर आपके पास की फंगी जो कवक है, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कवक का कोशिका भित्ति जो होता है वो बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। यानी फंगस का कोशिका भित्ति जो होता है काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, राइट। चलिए, अगला प्रश्न आइए। द सेल वॉल इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ, यानी देखिए आगे आपके पास, यानी कोशिका भित्ति जो है बनी होती किसकी? सेल्यूलोज की, पौधा की। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? काइटिन की बात करते हैं किसमें? कवक में। पेप्टाइडोग्लाइकॉन ये अलग चीज है। चले आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में क्रोमैटिन होता है? किसमें क्रोमैटिन होता है? तो हमने बताया था कि नाभिक यानी केंद्रक में, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन पाया जाता है, क्रोमैटिन, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न। चलिए अगला है आपका प्रश्न क्या है? परमाणु रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है उसको कहते हैं हम लोग कंट्रोल रॉड्स। क्या कहते हैं? जो प्लेटिनम का बना होता है। किसका बना होता है कंट्रोल रॉड? प्लेटिनम का बना होता, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लेटिनम। ये नहीं, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया? देखिए रासायनिक ऊर्जा है तो ये बैटरी के थ्रू, बैटरी में केमिकल होता है, और केमिकल जो होता है वो कन्वर्ट होता है किस में? इलेक्ट्रिकल में। विद्युत ऊर्जा में केमिकल कन्वर्ट होता है किस में? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल में। इसी को हम लोग कहते हैं यानी बैटरी के, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कौन करता है? ये करता है आपका बैटरी, थ्रू बैटरी। करेक्ट आंसर आपका 11 का क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आइए। एक रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं ला सकता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग होगा, वेट में, मास में चेंजिंग नहीं होगा, मास में नहीं चेंजिंग होगा, क्योंकि मास जो होता है नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 12 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड? देखिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानिए। NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, और इसका जो रंग होता है ये व्हाइट रंग का होता है। क्या होता है?
राइट रंग का। और मैंने एक रील्स के माध्यम से आपको मैंने इसका नाम बताया था कि इसका जो है NH4Cl इसको क्या बोला जाता है। इसका जो है आप रील्स देखिएगा और इसका नाम बताइएगा, तो केमिकल नेम इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसका जो रंग होता है कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, उजला रंग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंजाइम है। देखिए हमने आपको बताया था कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। देखिए यहां पे आपका इंसुलिन, ग्लूकागन, ये आपका हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन है। और ये जो है सोमैटोट्रोपिन, ये भी आपका हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है। लेकिन ये अगर एंजाइम पूछा, ये सारे हार्मोन जो ये आपका प्रोटीन है। अभी हमने बताया कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। लास्ट में आयन लगा हुआ, अगर आपसे पूछ दिया कि प्रोटीन नेचर का कौन होगा, तो प्रोटीन नेचर में ऑलमोस्ट सब होगा। लेकिन आपसे एंजाइम पूछ दिया है, तो एंजाइम है सिर्फ एकलौता यहाँ पे कौन है, ट्रिप्सिन है एंजाइम। क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करता है। राइट, चलिए तो आपका आंसर, यानी क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि क्या क्या रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 का एक आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कह रहा है गति समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। देखिए गति यानी ग्राफ है, किसके किसके बीच ग्राफ है, ग्राफ है आपका गति स्पीड वर्सेस टाइम। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वहां पे कौन है, स्पीड है, स्पीड है आपका। पहले जो है हमारा वो y कोऑर्डिनेट में, बाद में जो है हमारा वो x कोऑर्डिनेट पे जाएगा, मतलब x एक्सिस पे। और पहला वाला जो लिखा है, जो भी चीज पहले लिखेगा वो हमारा वर्टिकल होगा, जो बाद में लिखेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। अब बताइए, आपको फॉर्मूला पता होगा, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, स्पीड बाय टाइम। और यहीं पे मैं एक चीज और भी बता दूं, अगर आपको थोड़ा एडवांस मैथ आता होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर और ये कहलाता है बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का जो संबंध होता है वो tan थीटा से होता है। और संबंध कब होगा, जब इसका कोई एंगल होगा, कोई स्लोप बनेगा। क्या होगा, स्लोप, ढाल बनेगा। यानी अब ये हमारा ढाल है। अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी ग्राफ का ढाल क्या देता है, तो tan थीटा देता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात कि ग्राफ जो हमारा दिया, क्या दिया, एक्सीलरेशन त्वरण दिया। अगर आपसे पूछ दिया इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल जो देगा हमारे पास, देखिए क्षेत्रफल पूछे तो आप जानते हैं जब भी यानी आपको अगर ग्राफ के थ्रू किसी चीज का पूछे, तो उस ग्राफ में दिए गए फिगर को देखिएगा कि कैसा बना हुआ। ये देखिए आपका ट्राइंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल यानी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी शेप का जो क्षेत्रफल पूछा जाता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का यूनिट ही होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको ये दिख रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस आपका क्या है, टाइम है। ये तो हमारा कौन सा, इसको यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमारा यूनिट से झंझट यहाँ है। तो बेस के जगह पे कौन है, टाइम। टाइम का ऐसा मात्रक क्या होता है, टाइम का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। ये है हाइट, हाइट में आपका क्या दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ। स्पीड का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये सेकंड से ये सेकंड कट गया, क्या दिया आपका, मीटर दिया है। किसी भी ग्राफ का अगर क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा डिस्टेंस देता है, ये याद रखिए। अगर जिस तरह से में इसमें हमेशा नहीं, सॉरी हमेशा नहीं, यानी अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ का क्षेत्रफल पूछे तो आप कह देते क्या, डिस्टेंस देगा। क्या देगा, क्षेत्र क्या देगा, तो डिस्टेंस देगा। ये स्पीड और टाइम का क्षेत्र क्या देगा, डिस्टेंस देगा। आपसे पूछे यानी स्पीड और टाइम का ग्राफ आपको क्या दे रहा है, त्वरण दे रहा है। तो त्वरण यानी हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एक्सलेशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सलेशन। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या करा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने या किसे मापने के लिए किया जाता था। देखिए न्यूटन की गति के नियम से याद रखिएगा, न्यूटन की गति के नियम से फोर्स का फॉर्मूला आया था, बल का फॉर्मूला F बराबर ma, F बराबर ma आता। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का मास कंजर्व होता है, मास नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे, F जो होता है प्रोपोर्शनली समानुपाती हो गया किसके, एक्सीलरेशन को हो गया, किसके हो गया, एक्सीलरेशन को हो गया। तो अब बताइए मुझे द्वितीय नियम से क्या प्रतिपादित किया जा सकता है,
किसको एक्सप्लेन किया जा सकता है? एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। तो एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर आपका। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या आया था, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आया था। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या आया था? न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला आया था, F बराबर ma। न्यूटन के तृतीय नियम से क्या आया था? न्यूटन का तृतीय नियम से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया था, यानी संरक्षण, संवेग का संरक्षण आया था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई पिंड आराम की स्थिति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह अभी भी आराम में रह सकता है? देखिए, जब स्थिति आराम में है, अब यहां सबसे पहले जानिए कि होता क्या। आराम है मतलब उसमें कोई गति नहीं हो रही है, कोई गति नहीं हो रही है। तो एक एक चीज देखिए, मोमेंटम है, मोमेंटम होता है संवेग, संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। वेलोसिटी कहते क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यानी इसमें तो विस्थापन यानी कोई चेंज परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा कि वेग जो है, हम वेग को उस तरह से परिभाषित करेंगे, यानी किसी विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है वो हमारा वेग देता है। ठीक, किसी डिस्टेंस में जो परिवर्तन की दर है, परिवर्तन दर लग गया, इसका मतलब उसको किसी भी क्वांटिटी के बाद अगर दर लगा हुआ है, रेट लगा हुआ है, तो उस क्वांटिटी को टाइम डिवाइड करेगा, उसी को हम लोग रेट कहते हैं, उसी को दर कहते हैं। आई बात समझ में? यानी वेलोसिटी हमारा है विस्थापन की दर में परिवर्तन, स्पीड हमारा है चाल, ये दूरी में परिवर्तन की दर। तो यानी ये जब हमारा रेस्ट है तो नहीं, जब रेस्ट ही है तो आप रुके हुए तो ना आप में दूरी में समय तो लग रही है, आपके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जब आपके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ना मोमेंटम होगा, ना ही वेलोसिटी होगा, ना ही स्पीड होगा। लेकिन हाँ, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, यानी डूइंग कैपेसिटी है, वो किसके वजह से है? वो आपके पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। तो हर एक वर्दी के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी छिपा होता है जिसको हम लोग स्टैटिक एनर्जी कहते हैं। वही स्टैटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे पूछ दिया जाए फ्री एनर्जी किसको कहते हैं, तो फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं, ये याद रखिएगा। फ्री एनर्जी किसको कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी आल्सो नोन एज फ्री एनर्जी। और स्टैटिक एनर्जी, रुका हुआ एनर्जी कौन है? तो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये आपका रेस्ट के अंदर ये काम आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? खारे पानी की तुलना में शुद्ध पानी से करने पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, खारे पानी और शुद्ध पानी का मतलब ये हाँ ऑस्मोसिस का कंडीशन है। क्या? यानी ऑस्मोसिस का यानी मूवमेंट होता है। क्या होता है? वो ऑस्मोसिस कहते हैं वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट होना। कहां से? सॉल्यूट से सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्यूट से सॉल्वेंट। जैसे अगर आपसे बात किया जाए, जैसे आपने रेसिन वगैरह देखा होगा, चना देखा होगा, चना को आप पानी में डाल देते हैं तो चना जो सुबह में यानी किसी भी टाइम वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। इसका पीछे कारण चना के अंदर भी पानी है, चना के अंदर भी पानी है। और आपने एक बॉल कटोरा लिया, उसमें भी पानी है, लेकिन पानी किसमें किससे यानी कहां से कहां गया? तो आपने जो कटोरा में जो पानी लिया वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, चना में जो पानी है वहां कंसंट्रेशन कम है। तो जब भी मूवमेंट होगा हाई से लो की तरफ होगा। किसका? पानी का। किसका? पानी का। और यही चीज फूले हुए चना को आप शहद में डाल दीजिए तो चना सिक्योर जाता है। क्यों? क्योंकि अब शहद में जो पानी का लेवल है कम है, चना में पानी का लेवल ज्यादा है। अब पानी चना से कहां चला गया? शहद की ओर। तो ये हमारे यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि फूले हुए चना को जब हम शहद में डालते हैं तो सिकुड़ जाता है, इसका मतलब ये लगाइएगा कि चना में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से मूव कर गया कहां? शहद की ओर, इसलिए सिकुड़ गया। राइट, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ऑब्जेक्ट विल सिंक मोर इन सॉल्टी वाटर। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न आइए। देखिए, बात तो बहुत है, कितना बताया जाए, जितना बताया उतना याद रख लीजिए, बहुत है, इनफ है एग्जाम के लिए। द गैस यूजुअली फिल इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस डाला जाता है? आर्गन डाला जाता है। कौन सा गैस डाला जाता है? आर्गन गैस डाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, द साउंड इन एन ऑडिटोरियम रिवर्बरेट्स बाय, यानी जो है सभागार में ध्वनि क्यों गूंजती है? यानी रेगुलर रिपीटेड होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, यानी बार बार सतह से टकरा करके आवाज क्या होता है? एक दूसरे से परावर्तित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिपीटेड ऑफ साउंड के वजह से ये गुंजन होती है। तो हमको लगता है कि 20 क्वेश्चन आपका हो गया, और ये 20 क्वेश्चन ही नहीं है, इसके अंदर भी कई क्वेश्चंस है, छिपा हुआ रहता है जो हम बताने के दौरान आपको बताते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये एडिशनल हो जाएगा, जो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर चुके हैं ये उसमें ये इसका इजाफा हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, जानकारी के घर से भी वीडियो देख लीजिएगा
तो आपको फ़ायदा ही होगा, और एग्ज़ाम जब दे करके आइएगा तो पता चलेगा कि कितना कारगर सेट था। चलिए, इसके आगे विशेष हम कुछ नहीं बताएंगे। जो लोग एग्ज़ाम दे लिए हैं उनसे क्वेश्चन के बारे में पूछिएगा तो बताएंगे कि क्या लेवल आया था क्वेश्चन का। नहीं, किस एग्ज़ाम की बात हम कर रहे हैं, बीपीएससी ट्री के एग्ज़ाम जो दे दिए हैं उन विद्यार्थी से पूछिएगा, वो बताएंगे कि डायरेक्ट ज्ञान घर के से जो क्वेश्चन बताया गया था सेट में वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम अपनी जुबान से बोलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपनी प्रशंसा तारीफ कर रहा हूँ, तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। बस हमें अपने बातों पे और अपनी कॉन्फिडेंस पे विश्वास है। क्वेश्चन लड़ाने और क्वेश्चन बताने की जो हमारी सलाहियत है, जो क्वेश्चन हम कराते हैं वो एनफ है। देखिए ईमानदारी पूर्वक, आपका बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक। 17 को आपका एग्ज़ाम है, भगवान करे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप सफलता की ओर अग्रसर रहें, कामयाब हो। थैंक यू सो मच।